आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अनिल जी ने सभी बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और सभी को भर भर कर आशीर्वाद दिए। जैसे ही वो दोनों ऑटो में बैठने लगे तभी उन्हें लगा कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि शेरू ने उनका कुर्ता मुंह में पकड़ा हुआ था। उसे देखते अनिल जी की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए फिर स्वयं को संयत करके उन्होंने शेरू के मुंह से अपना कुर्ता छुड़ाया और दिनेश जी के साथ ऑटो में बैठ गए। पर तभी शेरू भी उनके साथ आकर ऑटो में बैठ गया। सब लोग शेरू के उनका प्रति प्यार देखकर हैरान थे। अनिल जी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर अनिल जी उसे सहलाते हुए बोले, इंसान भले ही समझे या ना समझे, पर ये बेज़बान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब शेरू मेरे साथ ही रहेगा, कहते हुए अनिल जी ने ऑटो वाले को चलने का इशारा किया और वो तीनों गांव जाने के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे और अनिल जी अपने ख्यालों में खो चुके थे। किस तरह 1 महीने पहले वो यहाँ आए थे। सुबह 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 जब अपने पालतू कुत्ते शेरू को घुमाकर घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी कोमल बर्तन साफ कर रही थी। वो उसे देखकर गुस्से में बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। उसे ऐसा देखकर सुभाष उससे बोला, अरे क्या हुआ तुम्हें? किसी बात से नाराज हो क्या? जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं और एक हम हैं जहाँ अभी तक इंडिया भी पूरा नहीं देखा। वो मुंह बनाकर बोली, अरे कितने दिनों से वादा करते आए हो कि हम भी बाकी लोगों की तरह बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे गोलू और पिंकी भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप एक की सुनते ही नहीं हो। कोमल बोलते जा रही थी, लेकिन सुभाष को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नज़रअंदाज करके वो चुपचाप अखबार पढ़ने लगा। फिर कोमल बोली, कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था। फ्रांस घूमने गए हैं वो लोग। ये देखो एफिल टावर की ऊंचाई से फोटो, कितना अच्छा नज़ारा दिखता है ऊपर से। सोचो अगर फोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से दिखने में कितना मज़ा आता होगा। कोमल ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए अपने पति सुभाष से कहा तो सुभाष बोला, अरे कोमल, इन हाई सोसाइटी के लोगों को क्या ही कहना। उनकी जो इच्छा होती है उस पर लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से दूरी बनाना ही बेहतर है जो अपनी फ़ोटो दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाते फिरें। सुभाष ने कहा तो कोमल अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, अरे मैं कहाँ पेरिस जाने को कह रही हूँ, कम से कम इंडिया तो घूम ही सकते हैं ना। लेकिन मैं जो मर्जी बोलती रहूं, आपको तो इम्तिहान से एक बार पढ़ने से मतलब है बस। इस घर में अखबार से फुर्सत मिले तो ये कुछ सोचोगे ना। कोमल ने गुस्से में कहा तो सुभाष बोला, अरे तुम मेरे अखबार के साथ शैतान या व्यवहार क्यों करती हो? बच्चों की गर्मियों की छुट्टी तो आ जाने दो, सोचेंगे इस बार भी। ऐसे कहकर सुभाष ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते, फिर कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन सुभाष जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। निराशा और उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसे देखकर कोमल परेशान हो गई और बोली, अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं? मेरी जान निकली जा रही है। सुभाष बोला, बताने को कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए सुभाष ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला तो बच्चों ने फिर से सूचक निगाहों के साथ लिफाफा खोल कर देखा तो उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। फिर कोमल बेचैनी से बोली, अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? किसी ने कुछ नहीं बोला तो कोमल ने वो लेटर लिया और पढ़ने लगी तो आश्चर्यचकित रह गई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अविश्वसनीय भाव गमीना से उनने सुभाष की ओर देखा और बोली, उठी, आपका प्रमोशन हो गया है? तो सुभाष मुस्कुराते बोला, श्रीमती जी बस प्रमोशन ही नहीं, पंकज की तरफ से 50 लाख का बोनस और फौरन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज भी मिला है। यह सुनकर कोमल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर सुभाष ने कहा, तो मैडम कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही,
लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? मेरी तो जान ही निकल रही थी। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों बच्चे बोल उठे, यू आर वर्ल्ड बेस्ट पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बता कर आते हैं। कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर कोमल ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ्लाइट है। इसका मतलब तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन है हमारे पास। सोचते हुए कोमल रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की बात चल रही थी। तभी सुभाष बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँगा। तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जिसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद ले आएंगे। सुभाष के इतना कहने की अपनी फरमाइशें बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता शेरू भी भौंकने लगा। उसी वक्त सुभाष और कोमल का ध्यान उनके कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर सुभाष बोला, कोमल हम विदेश जाएंगे तो शेरू को कहाँ छोड़ेंगे? फिर कोमल भी सोच में पड़ गई और बोली, इस बात का तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। सब लोग सोच विचार में पड़ गए कि आखिर क्या किया जाए। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी शेरू को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि कोमल कुछ कहती बच्चों ने तुरंत नानी को फ़ोन लगाया और अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? कोमल ने पूछा। तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब भी ठीक हैं। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आता कि शेरू को कहाँ छोड़े। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेते तो? कोमल की बात सुनकर उसकी माँ बोली, वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी भी मायके गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसलिए मुझसे तो ये काम नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी विदेश जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग वहाँ पता करो है ना? ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर कोमल ने बुझे मन से फ़ोन रख दिया। अगले दिन, अरे सुभाष, शेरू को कहीं छोड़ने का इंतज़ाम हुआ या नहीं? कोमल ने पूछा। तो सुभाष बोला, नहीं कोमल, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 2000 एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? कोमल ने हैरानी से पूछा। तो सुभाष बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा, वो भी कम से कम एक दिन के 1000 लेगा और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। ये बात सुनकर कोमल और दोनों बच्चे भी परेशान हो गए। फिर सुभाष बोला, अगर कोई इंतज़ाम ना हुआ तो हम विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। ये सुनते उनका बेटा गोलू बोला, मुझे पता था पापा ऐसे ही करेंगे आप, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ऐसे कहकर नाराज़ होकर वो अपने कमरे में चला गया। तभी कोमल बोली, क्यों ना गाँव से आपके पापा को बुला लिया जाए? तभी सुभाष बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पापा यहाँ आकर कैसे रह सकते हैं, वो भी अकेले? तो कोमल ने कहा, अरे सुभाष, एक बार सोचो तो सही, आपके पापा यहाँ जाएंगे ना तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही शेरू की देखभाल के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। लगे हाथ पौधों को भी पानी दे दिया करेंगे। कोमल की बात सुनकर सुभाष बोला, अच्छा लेकिन कोमल, तुम्हें तो मेरे पापा फूटी आँख नहीं समाते हैं, जिस कारण आज तक हमने उन्हें यहाँ बुलाया तक नहीं था। हम यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वो बेचारे अकेले गांव में पड़े रहते हैं, और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना? तो कोमल बोली, वो सब मैं नहीं जानती, वैसे भी हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और शेरू की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपने पापा को फ़ोन लगाओ, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। कहते हुए कोमल ने सुभाष के हाथ में फ़ोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम पिताजी, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ बेटा, अभी बैठे बैठे बस तुम सबको ही याद कर रहा था, अनिल जी ने कहा। तो सुभाष बोले, अच्छा पापा, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ ही चले आते। अनिल जी बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें और कोमल और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाना, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी सुभाष के हाथ से फ़ोन लेती हुई कोमल बोली,
अरे पापा जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर ही लुटा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी तो आपके प्यार की ज़रूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन आशीर्वाद देता रहता हूँ, अनिल जी ने कहा तो कोमल बोली। ऐसे दूर से आशीर्वाद और साथ की जरूरत किसे है? आपके पोते पोती को भी आपकी बहुत याद आ रही है। गोलू तो आपको याद करते हुए रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादाजी के साथ बितानी हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चले आइए। इतने सालों बाद बहू ने इतनी हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाया। ये देखकर तो अनिल जी मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे। वो खुद को नहीं रोक पाए और बड़ी खुशी खुशी बेटे बहू के घर के लिए जाने की तैयारी करने लगे। करीब 2 वर्ष पहले अनिल जी की पत्नी का देहांत हुआ था। अनिल जी का गांव में बहुत मान सम्मान था। यूँ तो सरल स्वभाव के अनिल जी पत्नी के जाने के बाद गांव के अपने घर में अकेले रहते थे, लेकिन गांव के सब लोग उनका पूरा ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके आसपास आकर बच्चे कहानी सुना करते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो अनिल जी हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते और इसी कारण गांव में हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए खास प्यार और सम्मान था। उनकी जो पेंशन आती थी उसी से महीने भर का खर्चा निकल जाता था। बेटे बहू के घर जाने के लिए अनिल जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू, खोया, बर्फी और नमकीन स्नैक्स बना लिए, क्योंकि इन सब का वो गांव में छोटा सा व्यापार भी करते थे और उनके नीचे काफ़ी सारी महिलाएं काम करती थीं, जिससे उन्हें रोजगार भी मिल जाता था और उनकी आय भी हो जाती थी। अगले दिन उन्होंने अपने घर की जिम्मेदारी गांव के लोगों को सौंपी और ट्रेन में बैठ गए। लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद वो बेटे के शहर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचे तो देखा उनके बेटे बहू और पोता पोती सभी उनका इंतजार कर रहे थे। वो ट्रेन से उतरे तो बेटा बहू ने पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए और दादाजी दादाजी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर अनिल जी तो बस उन्हें आशीर्वाद देते ही थक रहे थे। तब लोग गाड़ी से घर आए और बड़े प्यार से लाए तो वो बिल्कुल शांत हो गया। ये देखकर कोमल तो ऐसी खुश हो गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। आखिर उसके जाने के बाद शेरू को अनिल जी को ही तो संभालना था। गांव में सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले अनिल जी बेटा बहू के घर तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थे। उनकी बहू कोमल उनकी खूब खातिरदारी कर रही थी। सुभाष उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था, तो वहीं दोनों बच्चों ने भी अपने दादाजी का खूब मन लगाकर रखा। 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन कोमल अनिल जी को घर का सारा काम समझाने लगी। शेरू को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ है। शेरू भी घर में गंदगी नहीं करेगा। उनकी बात सुनते हुए अनिल जी ने सभी काम समझने लगे, तो कभी प्रश्नवाचक निगाहों से कोमल की ओर देखने लगते। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा बहू, जो तुमने मुझसे सब कुछ समझा दिया है, अब मैं खुद के काम खुद भी कर सकूँगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं गांव से तुम लोगों के लिए लड्डू और बर्फी भी बनवा कर लाया हूँ, अभी लेकर आता हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। कहते हुए वो अपने बैग से सामान निकाल लाए और खुद से गोलू पिंकी को खिलाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ अटैची और बैग रखे हुए थे। ये देखते ही उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या है बहू, कहीं जा रहे हो तुम लोग? तभी कोमल बोली, पापा जी, वो क्या है कि आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है, तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वो विदेश घूमने जाना चाहते हैं, इसलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं, तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रख लीजिएगा। अनिल जी ये सुनकर अचंभित हो गए, तो सुभाष बोला, वो क्या है ना पापा, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह निकलना है, तो आप सब कुछ संभाल लेना, हम 10-12 दिनों में वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह शेरू को अनिल जी के साथ छोड़कर वो सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये देखकर अनिल जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात थी, ये सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने शेरू को बड़े प्यार से नहलाया। कोमल के बताए अनुसार उन्होंने शेरू का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली लेकर वहीं बैठ गए।
लेकिन शेरू खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण थोड़ा उदास हो गया था। तो अनिल जी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली से एक रोटी का टुकड़ा उसकी ओर मुंह में डाल दिया। तो शेरू ने अपनी खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर बार अनिल जी उसे अपनी थाली से ही खाना खिलाते थे और बड़े शौक से उनके साथ बैठकर शेरू भी खाना खाता। अनिल जी का किसी बात करने का दिल करता तो शेरू भी हंस बोल लेते। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब वे रोज सुबह शाम शेरू को पार्क में घुमाने ले जाते। तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी थी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादाजी दादाजी कहकर पुकारते तो उन्हें भी अच्छा लगता। अक्सर बच्चे उनके घर पर आ जाते तो कभी लूडो कैरम खेलते तो कभी दादाजी से कहानी सुनने लगते। कभी अनिल जी काम में व्यस्त होते तो बच्चे शेरू के साथ खेलने लगते। अनिल जी जो मिठाई और सब कुछ अपने पोता पोती के लिए लाए थे वही उन बच्चों में बांट देते। तो सभी बच्चे बड़े चाव से खाते। इन सब बातों में दिन कब निकल जाता उन्हें पता ही नहीं लगता था। एक रात जब वे बिस्तर पर सोने गए तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन वो बच्चा रोता ही जा रहा था। वो बाहर निकले तो देखा कि बच्चों के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहलाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। वो दोनों बहुत परेशान हो गए। वो उनके पास गए और बच्चों के साथ खेलने लगे। बच्चा भी अपना रोना भूलकर उनके साथ खेलने में मग्न हो गया। अनिल जी उसकी भाषा में उसके साथ बातें कर रहे थे तो वो खिलखिलाने लगा। बच्चे के मम्मी पापा ये देखकर हैरान थे। अरे अंकल जी आपने तो कमाल कर दिया, आप तो बिल्कुल कमाल के जादूगर हैं। आपके हाथों में आते ही बच्चा हंसने लगा। कहते हुए दोनों अनिल जी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। अरे बेटा छोटे बच्चों को कभी कभी चिढ़ हो जाती है, अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए अनिल जी भी अंदर आ गए और सोचने लगे कि बेटा बहू को गए बहुत दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ना तो वो लोग आए हैं ना ही उन्हें फ़ोन करके कुछ बताया ये पूछने के लिए कि वो लोग कैसे हैं और कब आने वाले हैं। अनिल जी ने अपने बेटे सुभाष को फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। अनिल जी मन ही मन बोले ना जाने बच्चे कब आएंगे, मुझे तो कुछ दिनों का कहकर गए थे। सोचते हुए अनिल जी बिस्तर पर जाकर लेट गए। एक सुबह जब अनिल जी शेरू को पार्क लेकर गए तो वहीं कोमल की सहेली मंजू भी मिल गई। शेरू के साथ किसी अनजान बूढ़े आदमी को देखकर वो हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि ये कोमल के ससुर हैं जो गांव से आए हैं। तो मंजू उनसे मिलने आ गई। प्रणाम अंकल जी, मैं कोमल की दोस्त मंजू। तो अंकल जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तो मंजू बोली कि आपने बहुत अच्छा किया अंकल जी जो आप यहाँ आ गए, नहीं तो मेरी सहेली कोमल का विदेश घूमने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो अनिल जी हैरानी से बोले मैं कुछ समझा नहीं बेटा। तो मंजू ने कहा अच्छा वो सब छोड़िए अंकल जी, ये बताइए वो लोग यहाँ वापस किस दिन आ रहे हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं बेटा, मुझे तो उन्होंने बताया था कि 10 दिन के भीतर आ जाएंगे लेकिन 2 सप्ताह होने को आए हैं। तो मंजू ने कहा नहीं अंकल जी, मुझे तो कोमल ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो अनिल जी हैरानी से बोले 1 महीना, लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएंगे। नहीं अंकल जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर मंजू तो वहाँ से चली गई। लेकिन अनिल जी सोच विचार में पड़ गए। शेरू को लेकर वह घर वापस लौटने लगे। तभी देखा कि मोहल्ले में शेरू शोर शराबा हो रहा था। वो जल्दी से वहाँ गए और कारण पूछने पर पता चला कि उसी मोहल्ले में रहने वाले रामदीन के घर में चोरी हो गई है। अगले हफ्ते उनकी बेटी की शादी थी और सारे गहने चोर चुरा कर ले गए। ये सुनकर अनिल जी को बहुत दुख हुआ। परिवार के लोग बेचारे कितने परेशान होंगे, इसी सोच में डूबे अनिल जी शेरू को लेकर अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचे तो तभी उनके फ़ोन की बेल बजी। अनिल जी ने फ़ोन उठाया तो उनके बेटे सुभाष की आवाज़ थी। प्रणाम पापा, सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ।
शेरू ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? तो अनिल जी बोले, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। शेरू तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुमने बहुत दिन लगा दी वापस आने में। ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए कुछ दिन और लग जाएंगे पापा, आप वहाँ संभाल लेना सब। कहते हुए सुभाष ने फ़ोन रख दिया तो पीछे से कोमल ने कहा, क्या कहा पापा जी ने? सब ठीक तो है ना? हाँ कोमल, सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है और शेरू भी। तो कोमल खुशी से बोली, देखा पापा जी को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया कितना काम कर गया, और एक पंथ दो काज हो गए, शेरू को भी केयर टेकर मिल गया और हमारे मकान की रखवाली भी होगी। अब हम निश्चित होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ कोमल, आइडिया तुमने बिल्कुल सही दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और शेरू को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा कुल मिलाकर 1 लाख हो जाता, सुभाष ने कहा। फिर कोमल बोली, अब मेरी एक बात और मान लो, अपने पापा से कहो कि अपने बीमे की रकम हमारे हाथ में रख दें। वैसे भी उन्हें उन पैसों को खर्च करना ही क्या है, अब हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज़्यादा पैसे का वो क्या करेंगे इस उम्र में। अरे कोमल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी इस बारे में सोच ही रहा था। लेकिन सुभाष, तुम्हारे पापा पैसे तो दे देंगे ना? कोमल ने पूछा। तो सुभाष बोला, अरे देंगे क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे ज़रूरत है, और फिर मेरे प्रमोशन की बात भी है। उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। यहाँ सुभाष को लग रहा था कि उसने फ़ोन कट कर दिया है, जबकि फ़ोन अब भी चल रहा था और सुभाष और कोमल की सारी बातें अनिल जी सुन रहे थे। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी अपनी औलादी इतना कुछ सोचकर बैठी थी। फिर खुद से ही बोल उठे, इस कलयुग में लालच और स्वार्थ प्रेम पर इतना भारी पड़ने लगा है, लेकिन मेरा सुभाष तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बाहर कुछ शोर होने लगा, पर शोर का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। काफ़ी देर वो यूं ही गुमसुम से बैठे रहे, ना भूख लगी ना प्यास। सुभाष के बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें उनके दिमाग में घूमती जा रही थी। फिर अचानक उनका ध्यान शेरू की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से अनिल जी ने अपने आंसू पूछे और शेरू के लिए खाना ले आए, लेकिन शेरू हमेशा अनिल जी के साथ ही खाना खाता था, इसलिए ना चाहते हुए भी अनिल जी को भोजन 2 निवाला खाने ही पड़े। शाम के समय जब अनिल जी बाहर निकले तो पता चला कि रामदीन, जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। ये सुनकर अनिल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। अगले दिन जब रामदीन अस्पताल से घर वापस लौटा तो अनिल जी उससे मिलने गए और उसे समझाने लगे, देखो भाई, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, पर इस तरह अपनी जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। रामदीन दुखी स्वर में बोला, भाई, आप नहीं जानते मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। दिन भर मेहनत मजदूरी करके 4 पैसे घर में लेकर आता हूँ, तो भी घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता। बड़ी मुश्किल से बिटिया की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करके गहने बनवाए थे, लेकिन भगवान से ये खुशी भी देखी नहीं गई। अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी, क्या करूं समझ नहीं आता। कहते हुए रामदीन फूट फूट कर रोने लगा। रामदीन की हालत देखकर अनिल जी द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनिल जी उन्हें दिलासा देते हुए कहने लगे। एक बेटी के पिता की लाचारी देखकर अनिल जी ने कहा, और अगले ही दिन उन्होंने अपने गांव में फ़ोन किया और पड़ोसियों से 10 लाख रुपए भेजने को कहा। ये भी कहा कि गांव आने के बाद वो उनके पैसे लौटा देंगे। अब अनिल जी की ये बात गांव में भला कौन टाल सकता था। अगले ही दिन पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए थे। पैसे लेकर अनिल जी रामदीन के घर आए और सारे पैसे उनके हाथ में थमा दिए। ये देखकर रामदीन बोला, अरे ये क्या है? खोल कर देखा तो इतने पैसे दर देखकर वो चौंक गया और बोला, इतने सारे पैसे? तो अनिल जी ने कहा, अब तो तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी ना? रामदीन बोला, अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये पैसे मैं नहीं ले सकता, ये सिर्फ आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी है। आप मना करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपना बड़ा भाई समझकर रख लीजिए।
अनिल जी ने कहा। तो रामदीन भरी आंखों से बोला, आपका ये एहसान हम कैसे चुका पाएंगे। अनिल जी बोले, अरे एक इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि दूसरे इंसान की मदद करें, इसमें कोई एहसान नहीं है। आज पड़ोस के लोगों ने भी अनिल जी के इस कदम की खूब तारीफ की। उन्हें देखा देखी बाकी पड़ोस वालों ने भी रामदीन की मदद की और विवाह को अच्छे से संपन्न कराया। अभी अनिल जी घर में आकर बैठे थे कि उनकी बहू कोमल का फोन आ गया। पापा जी, हम कल दोपहर तक घर आ जाएंगे, आप घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे मैं छोड़ कर गई थी। ठीक है बहू, अनिल जी ने कहा और फोन रख दिया। अगली सुबह अनिल जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गए। आज उनकी पत्नी की बरसी थी, इसलिए उन्हें मंदिर जाना था। वो सवेरे ही नहा धोकर तैयार हो गए और भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई में जाकर हलवा बनाने लगे। उसके बाद उन्होंने बाहर बाजार में जाकर गरीबों को बांटने के लिए कुछ खाने का सामान खरीदा और शेरू को घर में ही छोड़कर मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर जाकर उन्होंने भगवान का माथा टेका और भोग लगाया और पत्नी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। वह मंदिर से बाहर आए और सभी गरीब लोगों में भोजन बांटने लगे। तभी उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो अपना मुंह छुपा रहा था। जैसे ही वो खाना देने के लिए उसकी ओर बढ़े, उसने अपना मुंह फेर लिया। उनसे छिपाने लगा। ये देखकर अनिल जी को काफ़ी हैरानी हुई। कदकाठी से उन्हें वो आदमी जाना पहचाना सा लग रहा था। जैसे ही अनिल जी उसे सामान देने के लिए झुके, उसकी नज़र उस आदमी के हाथ पर गई जिस पर दिनेश लिखा हुआ था। ये देखकर अनिल जी का कलेजा धक से रह गया। दिनेश, तुम? दिनेश, मेरे दोस्त तुम ही हो ना? कहते हुए उन्होंने उनके चेहरे से गमछे को हटा दिया और आंसू से भरी आंखों ले दिनेश जी उनकी नजरें नहीं मिला पा रहे थे। ये सब कैसे हो गया दिनेश? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थे, गांव छोड़कर उनके साथ शहर में आ गए थे और बहुत आराम से रह रहे थे। दिनेश जी रोते हुए बोले, क्या बताऊं अनिल, दोनों बेटों के बड़े शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर दोनों बेटे और बहुएं भी हमें अपने साथ यहीं लेकर आ गए। हम लोग भी उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। 3 महीने बड़े बेटे के घर आते थे तो 3 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पत्नी का देहांत हो गया तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं था। सब गांव वालों ने कितना रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपने हाथ काट कर बच्चों को मत दो, लेकिन मैं ही नहीं माना। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में क्या हर्ज है। लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया तो छोटे बेटे बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा ये हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया हूँ। दो बेटों के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। सोच रहा हूँ कि किसी वृद्ध आश्रम में चला जाऊं। कहते हुए दिनेश जी फूट फूट कर रोने लगे। अनिल जी ने उनके आंसू पूछे और कहा, अरे वृद्ध आश्रम क्यों, तो मेरे साथ चलो। अनिल जी अपने दोस्त को लेकर घर आए और उन्होंने कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। बातचीत करते हुए दोनों ने नाश्ता किया। इस समय दरवाजे की घंटी बजी। अनिल जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू कोमल, सुभाष और बच्चे खड़े थे। लेकिन अपने घर में किसी अजनबी और फटेहाल व्यक्ति को देखकर कोमल सवालिया निगाहों से अनिल जी की ओर देखने लगी तो अनिल जी बोले, बहू, यह मेरा दोस्त है। बेचारा बहुत परेशान और दुखी था, इसलिए मैं इसे अपने साथ। अनिल जी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही कोमल चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यह धर्मशाला खोल रखी है, जो किसी को भी आप लेकर अंदर चले आते हो। और कितने दिनों से चल रहा है ये समाज सेवा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अनिल जी ने हैरानी से कहा। सुभाष ने कहा, पापा ठीक ही तो कह रही है कोमल, ये हमारा घर है, कोई वृद्ध आश्रम या धर्मशाला नहीं है। ये सुनकर अनिल जी हक्के बक्के खड़े रह गए और फिर बोले, हाँ वैसे ठीक ही तो कह रहे हो तुम, ये घर तुम्हारा है, मेरा नहीं, क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने घर की रखवाली के लिए बुलाया था। एक चौकीदार से ज़्यादा हैसियत कहाँ है मेरी इस घर में? फिर किस हिसाब से मैं अपने दोस्त को तुम्हारे घर में लेकर आया हूँ, है ना?
जब इस घर के मालिक घर में वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदार का क्या काम तुम्हारे घर में अब? शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से मैं अपने दोस्त को लेकर अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। कहते हुए अनिल जी की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी तो गोलू और पिंकी अपने दादाजी से लिपट गए और रोते हुए बोली, नहीं दादाजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों की माँ से तुम्हारी बातें सुनकर अनिल जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोले, अरे बेटा, मैं तुम लोगों से मिल लिया, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के हर मोड़ पर अपने माता पिता का साथ देना और उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। और मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं, बदले में वो अपनी औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आंख बंद करके अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम दोनों अपने माता पिता के विश्वास को बिल्कुल भी मत तोड़ना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। अनिल जी की बात सुनकर कोमल और सुभाष को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। तभी अनिल जी ने अपनी बहू कोमल से कहा, ये देखो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़ कर गई थी। फिर भी अगर इस नौकर से कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। नहीं पापा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोमल ने कहा तो अनिल जी बोले, मुझे सब मालूम पड़ गया है। वो क्या अचानक मेरे मन में तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार कैसे उमड़ आया जो मुझे यहाँ बुला लिया था? तो सुभाष बोला, पापा, हमने बहुत सोचा लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनिल जी बोले, दुख तो मुझे यह सोचकर हो रहा है कि आज तक तुम अपने पिता के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। अगर तुम मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए मना कर देता? अरे मेरी तो जान हाजिर है तुम लोगों के लिए, फिर क्यों खिलवाड़ किया तुम लोगों ने मेरी भावनाओं के साथ? और हाँ, मेरे बीमा के जिन पैसों से तुम्हारी नज़र है उन्हें तुम पाना चाहते हो, और पाने के लिए अब और नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अनिल जी की ये बात सुनकर सुभाष और कोमल शर्मिंदगी के मारे स्वयं को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे। बिना देरी किए अनिल जी ने अपना बैग उठाया और अपने दोस्त के साथ घर से बाहर निकल गए तो कोमल और सुभाष की आंखों में आंसू बहने लगे। इस समय साथ के घर में रहने वाले लोग भी बाहर आ गए और बोले, अरे अंकल जी, आप जा रहे हैं? आपके रहते हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। एक महिला बोली, मेरे तो सास ससुर भी नहीं है, मुझे तो आप में अपने पिता की छवि दिखाई देती थी, अब आप भी चले जाएंगे? सामने से आते हुए रामदीन ने उन्हें देखा तो वो भी उनके पास चला आया और बोला, आपने हम पर जो उपकार किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कहते वो अनिल जी के चरण छूने लगा तो अनिल जी मुस्कुराते हुए उसे पकड़ कर बोले, अरे नहीं नहीं, मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैं तो समझता हूँ आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझ पर उपकार किया है। उसी समय गोलू और पिंकी के साथ मोहल्ले के सारे बच्चे भी इकट्ठा हो गए और सभी एक स्वर में बोले, दादाजी मत जाइए ना प्लीज़। सब लोगों का इतना प्यार देखकर अनिल जी की आंखें आंसुओं से भर गई। तभी कोमल और सुभाष उनके सामने आंसू भरी आंखों लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुभाष बोला, जानता हूँ पापा, हमसे गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। और हमारी गलती भी ऐसी है कि माफ़ी के लायक नहीं है। आप तो मेरे मम्मा पापा हो जो अपनी औलाद की छोटी से छोटी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं। मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पापा बस एक मौका दे दो अपनी सेवा का। कोमल भी बोली, पापा जी हमें छोड़कर मत जाइए ना, आप दोनों यहाँ ही रहिए, मैं वादा करती हूँ हम लोग आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो अनिल जी ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही होगा, वहाँ मेरा अपना घर है, जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों भाई खुशी से वहीं अपना जीवन बिता लेंगे। स्टेशन पहुंचने पर अनिल जी ने अपने ख्यालों से बाहर आए और अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए दिनेश जी के साथ ट्रेन की ओर बढ़ गए और उनके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ शेरू भी चल रहा था।